तो चलो बात करते हैं मेट्रोनिडाज़ोल के बारे में। मेट्रोनिडाज़ोल जो है वो एक बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक है जो कि एंटी प्रोटोजोअल के क्लास से बिलोंग करता है। अब ये ऐसा क्यों है, तो ये काफ़ी सिंपल सी बात है कि मेट्रोनिडाज़ोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस के अंदर, जैसे कि अमीबियासिस, जियार्डियासिस, ट्राइकोमोनियासिस वगैरह के अंदर। अब ये कंडीशंस क्या होती हैं, इन पर सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, अमीबियासिस के ऊपर बन चुकी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर चेकआउट करें। लेकिन हमारा जो सबसे पहला सवाल होता है वो यही होता है कि ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है। तो मेट्रोनिडाज़ोल के मैकेनिज़्म की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि ये एनारोब्स में काम करता है और यही चीज़ इसे खास बनाती है। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, मेट्रोनिडाज़ोल क्या करता है कि ये प्रोटोजोआ के सेल के अंदर पहले एंटर करता है और वहाँ पर जाने के बाद इसका एक्टिवेशन होता है। अब एक्टिवेशन कैसे होती है, तो देखो नॉर्मली हर सेल के अंदर एक पायरुवेट की साइकिल चलती है जिसके अंदर पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। नाउ इस प्रोसेस में रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन। एनारोब्स के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं फेराडॉक्सिन और यही हमारा हीरो है। इसको ध्यान से देखो, फेराडॉक्सिन बहुत ज़्यादा भूखा होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो वो क्या करता है कि वो इस साइकिल से निकले हुए इलेक्ट्रॉन को तुरंत ग्रैब करता है, कैच करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जब मेट्रोनिडाज़ोल सेल के अंदर एंटर करता है तो ही इज़ द रियल गैंगस्टर, राइट। मेट्रोनिडाज़ोल क्या करता है कि मेट्रोनिडाज़ोल के पास एक नाइट्रो ग्रुप होता है। अब ये नाइट्रो ग्रुप की वजह से मेट्रोनिडाज़ोल फेराडॉक्सिन से कम्पीट करता है और इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। अब इससे होता ये है कि मेट्रोनिडाज़ोल जो है फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है और फ्री रेडिकल आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। अब इसकी इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी की वजह से होता ये है कि सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए ये सारी चीज़ों को ये डिस्ट्रॉय करता है और इसी वजह से सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसीलिए ये साइडल एक्टिविटी देता है, स्टैटिक नहीं। अंडरस्टैंड? तो कुछ इस तरीके से मेट्रोनिडाज़ोल वर्क करता है एनारोब्स में। अब मैंने एनारोब्स इसलिए कहा क्योंकि जो एरोब्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर फेराडॉक्सिन नहीं होता और इसी रीज़न की वजह से मेट्रोनिडाज़ोल उतने अच्छे से काम नहीं करता। इसीलिए इसका साइड इफ़ेक्ट कम होता है, ह्यूमन्स पे उतना इफ़ेक्ट नहीं करता जबकि प्रोटोजोआ पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। लेकिन इसके इफ़ेक्ट करने के लिए बॉडी को इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। तो इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसका अब्जॉर्प्शन कम्प्लीटली हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन कुछ ड्रग्स जो बचे हुए होते हैं वो कोलॉन तक जाते हैं और वहाँ पर इफेक्ट देते हैं थोड़ा सा। अब एब्जॉर्प्शन के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में होता है, बॉडी के हर जगह पे ये जाता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, वजाइनल सिक्रीशंस के अंदर ये एक्सक्रीट होता है, सीमन के अंदर, सलाइवा में, यहाँ तक कि प्लेसेंटल बैरियर को भी ये क्रॉस करता है। सारी एक्टिविटी मिलने के बाद इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर में होता है और यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ कुछ 8 घंटे की होती है। अब बॉडी ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ड्रग का क्या हाल है? ड्रग कोई साइड इफ़ेक्ट छोड़ता है या नहीं बॉडी के ऊपर? तो साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत थोड़े मोड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते। जैसे कि एनोरेक्सिया हो सकता है, नॉजिया हो सकता है, मेटालिक टेस्ट किसी को फील हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है, राइट। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और स्टूल जो है वो काफ़ी लूज़ हो सकता है कभी कभी। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कम होती है, हरदम नहीं होती लेकिन देखी जा सकती हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, ड्राइनेस ऑफ माउथ वगैरह। ये सारी चीज़ें काफ़ी कम होती हैं लेकिन कभी कभी देखी जा सकती हैं। और कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस भी देखे जाते हैं, अर्टिकेरिया, फ्लशिंग वगैरह। लेकिन अगर काफ़ी लंबे समय तक इस ड्रग को लिया जाए तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है और सीएनएस का इफेक्ट भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में तो इस ड्रग को रिकमेंड नहीं किया जाता, एटलीस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी नहीं। उसका शायद रीज़न ये हो सकता है क्योंकि ये प्लासेंटल बैरियर को भी क्रॉस करता है। अब इसके यूजेस की बात की जाए तो ये जनरली प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस में ही यूज़ होता है, ऑब्वियसली अमीबियासिस, जियार्डियासिस, ट्राइकोमोनियासिस वगैरह के अंदर। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी यूज़ हो सकता है और पेप्टिक अल्सर में भी कभी कभी कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ये ड्रग। लेकिन अमीबियासिस में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और अमीबियासिस होता क्या है? तो अमीबियासिस अगर आपको समझना है तो ये वाली वीडियो देखो, इसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है अमीबियासिस है क्या और कैसे होता है, टिश्यू अमीबियासिस क्या होता है, ल्यूमिनल अमीबियासिस क्या होता है, सारी चीज़ें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और हाँ, सब्सक्राइब करो।